हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 साइंस का चैप्टर है साउंड, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है ये। आज के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। साउंड क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। इस चैप्टर के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे जिनको मैंने पिछले वीडियोस में बनाया था और कंप्लीट किया था, उसमें भी मैंने बताया था। फिर से देख लेते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces a sensation of hearing in our ears. Sound is produced by the vibration of an object. The vibrating object disturbs molecule of the surrounding medium and creates compression and rarefactions. These compression and rarefactions propagates as waves, thus sound travels in the medium. कुछ वर्ड्स हमेशा याद कर लीजिए, जैसे साउंड क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। ओके, जब भी आपको साउंड से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहला सेंटेंस ये जरूर लिखिए कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये क्या है, ये हियरिंग जो है, हमारे ईयर की हियरिंग का सेंसेशन है, उसको जो है ये महसूस करता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिना बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। ओके, तो ये 2-3 सेंटेंस तो आप रट लीजिए इनको। आपका साउंड से रिलेटेड इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिख ही देना है। अब जो मेन क्वेश्चन था कि ये साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है, तो ये तो आपने जान लिया कि वाइब्रेशन के थ्रू ही क्रिएट हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तो साउंड क्रिएट होता है। वाइब्रेशन में ऐसा क्या होता है कि साउंड क्रिएट हो जाता है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब मॉलिक्यूल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड क्रिएट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। जब सपोज ये एक स्पीकर है, ये स्पीकर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस पार्ट को हमने डायफ्राम दिखाने की कोशिश की है। ओके, ये पार्ट डायफ्राम है, ये आगे की तरफ मूव करता है और पीछे की तरफ मूव करता है, मीन्स वाइब्रेट होता है। जब वाइब्रेट होता है तो क्या होता है, ये जब आगे की तरफ मूव करेगा तो आगे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इस पोर्शन में, यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो है कंप्रेस हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से एक डायफ्राम आ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और इन एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश कर दे रहा है, दबा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेशन क्रिएट हो गया। फिर जब ये डायफ्राम पीछे की ओर चला जाता है, ये बैकवर्ड पोजीशन में चला जाता है। वाइब्रेशन क्या है, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है। जब पीछे की ओर जाएगा तब क्या होगा, तब तक ये कंप्रेशन क्या होगा, ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रेयरफैक्शन डेवलप हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर स्पेस बन जाएगा और एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएंगे। तो इस तरीके के कंप्रेशन और रेयरफैक्शन डेवलप होते रहते हैं और ये कंप्रेशन आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और रेयरफैक्शन भी आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से ये साउंड ट्रेवल कर जाती है, प्रोपोगेट होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने समझने की कोशिश की थी, इसमें हम और डिटेल में समझेंगे। Diaphragm of a speaker is a source of sound. When diaphragm vibrate, it creates compression and rarefactions in the air. किसी भी सोर्स ऑफ साउंड को लेकर के आपको बताना था कि साउंड जो है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होती है। तो आपने एक स्पीकर के डायफ्राम को सोर्स ऑफ साउंड ले लिया। ठीक है, डायफ्राम क्या है, स्पीकर का एक सोर्स ऑफ साउंड है, और जब ये वाइब्रेट होता है तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन डेवलप होते हैं। कंप्रेशन में क्या होता है, when the diaphragm moves outward during its vibration, it compresses the air particles in that region, causing higher pressure. This is represented as a region where air particles are closely packed together. पहले हम लिख लेते हैं, समझेंगे इसके बाद में। Rarefaction क्या है, when the object moves inward during its vibration, it creates a rarefaction in the air where particles are spread apart, resulting in lower pressure compared to the surrounding air. This process repeats as the diaphragm continues to vibrate, creating a series of compression and rarefaction that propagate through the air as sound waves. Okay, अब कंप्रेशन जान लिया, रेयरफैक्शन जान लिया, कैसे काम कर रहा है फिगर के थ्रू फिर से समझते हैं। ये एक डायफ्राम, जब सपोज ये एक डायफ्राम है जो आगे की तरफ भी वाइब्रेट कर रहा है, मींस वाइब्रेशन हो रहा है तो आगे और पीछे दोनों तरफ जा रहा है ना। जब ये आगे की तरफ जा रहा है
ओके, इस साइड में जा रहा है, तो यहाँ के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको प्रेस कर दे रहा है। प्रेस करने से क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन एरिया बन जा रहा है, इसको हम हाई प्रेशर जोन भी बोल देते हैं। ठीक है, और जब ये पीछे की तरफ चला जा रहा है तब तक ये कंप्रेशन क्या होगा, ये एयर के मॉलिक्यूल्स अपने पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स को प्रेस कर देंगे। ठीक है, मींस ये कंप्रेशन आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और तब तक ये डायफ्राम कहाँ चला गया, ये डायफ्राम पीछे की ओर चला गया। अब जैसे ही पीछे की ओर गया तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को गैप मिल गया। ओके, ज्यादा जगह मिल गई तो ये एयर मॉलिक्यूल्स फैल गए। फैल गए मीन्स रेयर फ्रैक्शन हो गया। अब ये रेयर फ्रैक्शन भी आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं, ये क्या होता है, ये रिपीट होते रहते हैं। दिस प्रोसेस रिपीट एज द डायफ्राम कंटिन्यू टू वाइब्रेट। जैसे जैसे डायफ्राम वाइब्रेट होता रहता है, ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन डेवलप होते रहते हैं, जिससे ये सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनते हैं जो एयर के थ्रू प्रोपोगेट होते रहते हैं। मींस एयर के मीडियम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन इस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन या डिस्टरबेंस कह लीजिए, इस डिस्टरबेंस को वो आगे की ओर पास ऑन करते रहते हैं, और ये डिस्टरबेंस एक वेव फॉर्म में आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे हम साउंड वेव भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि मीडियम के मॉलिक्यूल्स कभी ट्रेवल नहीं करते साउंड वेव में। मीडियम के मॉलिक्यूल्स केवल उस डिस्टरबेंस को अपने आगे ट्रांसफर कर देते हैं, और वो साउंड जो है एक वेव की फॉर्म में आगे की ओर बढ़ती रहती है। मीडियम के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं हम साउंड को? साउंड क्या है? अ साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम such as air vibrate parallel to the direction of the waves propagation। सपोज ये एक स्पीकर था, ओके, इस स्पीकर से साउंड क्रिएट हो रही थी, तो ये साउंड किधर जा रही थी, साउंड आगे की तरफ जा रही थी। ओके, जब हम इसको वेव फॉर्म में देखते हैं तो वेव फॉर्म में कैसे देखते हैं, वेव फॉर्म में ऐसे देखते हैं कि साउंड इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ओके, और ये ट्रेवल कैसे कर रही है, जो इस एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज यही स्पीकर हम ऊपर भी एक बार और बना देते हैं, और यहाँ हमने क्या देखा था, ये एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में हो क्या रहा है, ये जो हमारा सपोज एक मॉलिक्यूल है एयर का, ये एक मॉलिक्यूल है एयर का, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। ओके, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन देखिए, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन भी इधर है और वेव का डायरेक्शन भी इधर है। मींस वेव का डायरेक्शन और मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन दोनों जब पैरेलल हैं या सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। Because the particle of the medium such as air vibrate parallel to the direction of the wave propagation। वेव का प्रोपोगेशन जो हो रहा है, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम जो है उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं। दोनों डायरेक्शन जब सेम हो या एक दूसरे के पैरेलल भी बोल लीजिए, तब हम ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। Which characteristic of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room। कई बार होता है कि आप एक अंधेरे कमरे में घुसे और वहां 3-4 फ्रेंड आपके बैठे हुए हैं। किसी एक फ्रेंड ने जैसे ही कुछ बोला, आपने तुरंत पहचान लिया कि ये आवाज किसकी है। तो ये जो साउंड है, इस साउंड की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप अंधेरे में भी बिना देखे ये पहचान लेते हैं कि ये वॉइस किसकी है? द क्वालिटी और टिम्बर एंड पिच ऑफ द साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which help us to identify our friend by his voice while sitting with others in a dark room। टिम्बर वर्ड याद रखिए, इसको हम साउंड की क्वालिटी भी बोलते हैं। और दूसरा पिच, आपको ये तो पता था कि हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड जो है छोटे बच्चों की या गर्ल्स की जो है हाई पिच साउंड होती है, इसके अलावा बड़े लोगों की और मेल्स की लो पिच साउंड होती है। ठीक है, और
टिम्बर जो है, साउंड की क्वालिटी, साउंड का मॉड्यूलेशन, उसकी जो अदर फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं कि साउंड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये सब चीज़ें मिल करके क्या बनाते हैं, उस साउंड को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देते हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपके फ्रेंड की वॉइस कैसी है, ठीक है। इसी वजह से कई बार आप फ़ोन पे आवाज़ सुनते ही पहचान लेते हैं कि ये कॉल आपको किसने की है। दैट क्वालिटी इज कॉल्ड टिम्बर एंड पिच। ये दोनों चीज़ें मिल करके आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं कि ये आवाज़ किसकी है। Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? एक आसमान में जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा कि क्या होता है, बरसात में बिजली चमकेगी तो आपको लाइट तो तुरंत सुनाई देगी, लेकिन आवाज थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती है। तो ऐसा क्यों होता है? The speed of light is faster than the speed of sound. Light from the flash reaches the observer faster than the sound waves from the thunder, causing a delay in hearing the thunder after seeing the flash. अब जब कभी बिजली चमकती है, ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है कि जब यहाँ पर बिजली चमकी तो इसकी लाइट, जो यहाँ पर अर्थ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत तेज है, तो लाइट जो है कम समय में पहले पहुंच जाती है। तो आपको लाइट तो दिख गई, लेकिन साउंड का क्या हुआ, साउंड भी आ रही है, धीरे 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 पीछे आ रही है। तो साउंड जब पहुंचती है तब तक आप लाइट पहले देख चुके होते हैं, इसलिए आपको ये टाइम डिले दिखाई देता है कि लाइट आपको पहले दिखाई दी और साउंड बाद में सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि लाइट के ट्रेवल करने की स्पीड और साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड दोनों अंतर है, दोनों की स्पीड में। लाइट फास्ट ट्रेवल करती है और साउंड उसके रिस्पेक्ट में काफी स्लो है। A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelength of sound wave in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। एक तो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज क्या है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड दी हुई है साउंड की एयर में क्या है। अब आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी इनके रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड v इज गिवन एज 344 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फॉर 20 हर्ट्ज। अब दोनों के लिए आपको वेवलेंथ बतानी है। पहले 20 हर्ट्ज को लेके चलते हैं। 20 हर्ट्ज के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 20 हर्ट्ज के लिए f इक्वल टू 20 हर्ट्ज। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो स्पीड हमारी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेमडा निकालना है। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन एफ। वैल्यूज पुट कर दीजिए। v क्या है 344 एंड f क्या है 20। तो लेमडा क्या आ गया 17.2 मीटर। ओके, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होगी, जिस साउंड वेव की 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, उस साउंड वेव की वेवलेंथ 17.2 मीटर होगी। वेवलेंथ आपको याद है ना कि हमने क्या पढ़ा था, एक वेव की लेंथ, ठीक है, चाहे उसके पीक से पीक की डिस्टेंस नाप लीजिए, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो 20 हर्ट्ज वाले के लिए इस वेवलेंथ की लंबाई क्या होगी 17.2 मीटर। अब 20 किलो हर्ट्ज के लिए देखते हैं क्या है। फॉर 20 किलो हर्ट्ज एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ओके, फिर वही फार्मूला, लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एफ, 344 अपॉन 20,000। तो लेमडा क्या आ गया 0.0172। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव in air corresponding to 20 hertz and 20 kilohertz are 17.2 and 0.0172 मीटर। ओके, अब देखिए 20 हर्ट्ज के लिए हमने बनाई थी फ्रीक्वेंसी कैसी, बड़ी सी वेवलेंथ थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कितनी थी, ज्यादा थी, 17.2 मीटर थी, ठीक है। और देख के ही आपको पता चल रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, पर सेकंड जो इसके ऑसिलेशन हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। अब जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई वहां वेवलेंथ कितनी कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई मीन्स अब ये छोटी छोटी सी फ्रीक्वेंसी बनेंगी, ठीक है।
तभी तो ये वेवलेंथ यहां से यहां तक की आएगी, ये इतनी कम आ रही है 0.0172 मीटर। ओके, तो फिगर के थ्रू भी आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में वेवलेंथ का कितना फर्क आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द साउंड चाइल्ड, रीच द सेकेंड चाइल्ड। सपोज एक एल्यूमिनियम की ये बड़ी सी रॉड थी, ठीक है। एक साइड पे आपने किसी स्टोन से इसको हिट किया। अब यहां पर क्या होगा, हिट करने के बाद साउंड डेवलप होगी। एक साउंड तो इस एल्यूमिनियम के थ्रू, रॉड के थ्रू ट्रेवल कर जाएगी यहां तक। कोई बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। और एक साउंड क्या है, इसके एयर का मॉलिक्यूल्स भी डिस्टर्ब होंगे, तो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रेवल करके जाएगी। तो जो साउंड एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू जा रही है और जो साउंड एयर के थ्रू जा रही है, इन दोनों के टाइम जो लगेंगे उनका रेशियो निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ चीजें इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई हैं, आपके टेक्स्ट बुक से लेना पड़ेगा आपको। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें दी हुई होंगी। कौन सी चीजें? एक तो साउंड की स्पीड जो एयर में है वो कितनी है, और दूसरे मेटल में है वो कितनी है, ठीक है। लेकिन अभी टेक्स्ट बुक से हमने लिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है, 346 मीटर पर सेकेंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसी तरीके से उसी टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम की स्पीड कितनी है, 6420 मीटर पर सेकेंड। देखिए, मेटल में स्पीड साउंड की बहुत ज़्यादा होती है एयर के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 18 to 19 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो जब स्पीड ज़्यादा है तो टाइम भी कम लगेगा एल्यूमिनियम के थ्रू साउंड को पहुंचने में। अब हम देखते हैं कैसे होगा। लेंथ ऑफ रॉड और डिस्टेंस ट्रेवल डी इक्वल टू डी मीटर। ओके, डी एम मीन्स डी मीटर हमने लिखा हुआ है। जो साउंड की डिस्टेंस है वो तो यहां से यहां तक की ही ले रहे हैं ना हम, डी, ठीक है। चाहे वो एल्यूमिनियम के थ्रू जा रहा है चाहे वो एयर के थ्रू जा रहा है, दोनों के लिए सेम है। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, उसी से ही है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया है डी, स्पीड दोनों के लिए अलग अलग दी हुई है। फिर क्या करेंगे, टाइम टू ट्रेवल साउंड इन एयर, टी एयर, इस टाइम को हम टी एयर के नाम से देख लेते हैं कि एयर में कितना टाइम लग रहा है। डिस्टेंस डी, स्पीड 346। ओके, इसी तरीके से टाइम एल्यूमिनियम में कितना लगेगा, डी अपॉन 6420, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी डी। रेशियो निकालना है टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम, तो टी एयर की वैल्यू ऊपर रख दी और टी एल्यूमिनियम की वैल्यू नीचे। जब अपॉन, अब आप क्या करेंगे, 3D अपॉन 346, और इसके भी अपॉन में जाएगा तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, 6420 अपॉन डी। और जब डी डी कट गए और इनको आप कट करके निकालेंगे वैल्यूज, तब क्या आएगी, 18.55 अपॉन 1। ओके, 18.55 आएगा। मीन्स एयर में अगर 18.55 सेकेंड लग रहे हैं उस साउंड को ट्रेवल करने के लिए, तो वही साउंड एल्यूमिनियम में 1 सेकेंड के अंदर ट्रेवल कर जाएगी। ओके, तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम इज 18.55 रेशियो 1। ओके, question number 8, the frequency of a source of sound is 100 hertz, how many time does it vibrate in a minute? एक सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ये 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसी भी वाइब्रेशन का पर सेकेंड अगर काउंट कर लिया जाए कि हर 1 सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही होती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, मीन्स 100 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड हो रहे हैं। तो 1 मिनट में कितने होंगे, 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, तो 100 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6000 वाइब्रेशंस होंगे। अगर कोई सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो वो 1 मिनट में 6000 टाइम्स वाइब्रेट होगा। Question number 9, does sound follow the same laws of reflection as light does? Explain.
क्या लाइट के जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो साउंड पे भी एप्लीकेबल हैं? सेम लॉज? Yes, sound follows the same laws of reflection as light. The laws of reflection state that the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the incident ray, the reflected ray, and the normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. This is true for both light and sound wave when they undergo reflection from a surface. देखिए, दो ही फार्मूले आप देख लीजिए। क्या है पहला फार्मूला? क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट में आपने पढ़ा था ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, ये एक लाइट यहाँ पर आ रही है, इस पे एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना आपका, आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, तो ये लाइट और साउंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, तो ये दूसरा जो है रूल, ये भी लाइट के लिए और साउंड के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो रिफ्लेक्शन के जो लॉज लाइट के हैं वही सेम लॉज एप्लीकेबल होते हैं आपके साउंड पे भी। Question number 10. When a sound is reflected from a distant object, an echo is produced. Let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? Suppose एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यहाँ पर से कोई साउंड क्रिएट हो रहा था, ठीक है, और ये साउंड यहाँ पर जाने के बाद में, इस साइड जाने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा था और आपको यहाँ पर इको सुनाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं ये जो डिस्टेंस है सब कुछ आप सेम रख रहे हैं, लेकिन जो हॉटर डेज हैं, गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब क्या आप ये इको सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, या क्या प्रॉब्लम होगी? मीन्स कुल मिला के क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप गर्मियों में या हॉटर डेज में जो साउंड के ट्रेवल है उस पर क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर का। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इसको याद कर लीजिए। साउंड की स्पीड जो है टेम्परेचर पे इंक्रीज करती रहती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। इन वार्मर कंडीशन साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द एयर if the distance between the reflecting surface and the source of sound remains the same. The time taken for the sound wave to travel to the surface and back will be shorter on a hotter day. जब स्पीड बढ़ गई, आपका यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड था, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, जब स्पीड बढ़ गई तो यहाँ से यहाँ तक साउंड को जाने और वापस आने में अब टाइम कम लगेगा। ओके, टाइम कम लगने से क्या होगा? Therefore, on a hotter day, we are less likely to hear an echo because the sound wave reaches the reflecting surface and return faster, reducing the time gap required for echo to be noticeable. आपको पता है कि इको सुनने के लिए मिनिमम साउंड जो है 0.1 सेकेंड का ट्रेवल करनी चाहिए, या इतना टाइम लगना चाहिए साउंड को जा करके वापस आने में। अब जब हॉटर डेज हो रहे हैं, इस साउंड की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से क्या हुआ? टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लग रहा है तो मे भी आप इको ना सुन पाए। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड से अगर कम हो जाएगा तो हमारे ईयर्स जो है इसको अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं साउंड को। ठीक है, हमारे ईयर्स की भी अपनी एक साउंड को डिस्टिंग्विश करने की कैपेबिलिटी है। तो जो साउंड्स 0.1 सेकेंड के डिफरेंस में आते हैं उन्हीं को हम अलग अलग सुन पाते हैं। तो मे भी अगर हॉटर डेज हैं तो हो सकता है आपको ये इको ना सुनाई दे। मे भी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ बताई नहीं गई और टाइम भी बताया नहीं गया। हो सकता है 0.3 सेकेंड लग रहा था पहले, अब गर्मी के दिन है अब 0.2 सेकेंड लग रहा है। तो पहले जो इको आपको जितनी देर में सुनाई पड़ता था अब थोड़ा जल्दी सुनाई पड़ने लगेगा, लेकिन अगर ये 0.1 से नीचे चला जाएगा तो नहीं भी सुनाई देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11. गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने हैं कि कहाँ यूज होता है साउंड वेव का रिफ्लेक्शन। पहला, सोनार सिस्टम। सबसे ज़्यादा यूज होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज यूज्ड इन सोनार सिस्टम्स फॉर अंडर वाटर नेविगेशन एंड डिटेक्शन।
कोई शिप जब जाती है तब क्या होता है कि वो एक साउंड वेव जो है छोड़ती है। उससे क्या होता है कि ये साउंड वेव नीचे ओशन की जो सरफेस है, सरफेस से टकराने के बाद में वापस आते हैं। ठीक है, साउंड वेव नीचे की तरफ गई, ओशियन की सरफेस से टकराई, फिर वापस आई। तो जब आपको इस साउंड वेव की क्या है स्पीड पता है और टकरा के वापस आने के से आपको टाइम भी पता चल गया। यहाँ पर सपोज आपने किसी एक टाइम पे जो है छोड़ी थी साउंड वेव, फिर वापस आई, उस टाइम को आपने काउंट कर लिया। तो स्पीड और टाइम दोनों चीजें पता है तो आप डिस्टेंस बता सकते हो ना। जब डिस्टेंस बता दोगे तो मीन्स ओशन की सरफेस तक की आप डेप्थ बता सकते हो, या कोई बीच में ऑब्जेक्ट है जिससे टकरा के वो वापस आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट की दूरी बता सकते हो। तो ये सोनार सिस्टम में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। Reflection of sound wave is used in sonar system for underwater navigation and detection. A sound signal is emitted and the time delay for the reflected signal to return is used to calculate distances and map underwater objects. So पानी के अंदर की चीजें हैं उनको जानने के लिए, उनकी डिस्टेंस जानने के लिए, मैपिंग करने के लिए सोनार सिस्टम का यूज होता है। दूसरा क्या है, कर्व्ड सीलिंग्स ऑफ द कंसर्ट हॉल। द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज टू ऑल कॉर्नर ऑफ द हॉल। ये हमने इंटेक्स क्वेश्चन में भी पढ़ा था। जो सीलिंग है ये अपने कंसर्ट हॉल की, वो कैसी बनाई जाती है, कर्व, ताकि जो रिफ्लेक्शन होकर के साउंड जाए वो ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे पहुंच जाए। ठीक है ना। अगर सीधे सीधे होंगी तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद साउंड आगे की ओर बढ़ जाएगी और हो सकता है मिडिल ऑफ हॉल में आपको प्रॉपर साउंड ना सुनने को मिले। ठीक है, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन का यूज होता है। Question number 12. A stone is dropped from the top of a tower 500-meter high into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given G is equal to 10 meter per second square and speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके टॉप से आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया और यहाँ एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ये जो पत्थर है ये गिरने के बाद कितनी देर बाद में यहाँ पर स्प्लैश सुनाई देगा। तो सबसे पहला टाइम तो यहाँ से यहाँ तक पत्थर को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम सपोज t1 है, प्लस जब ये टकराएगा तो इस साउंड को ऊपर तक ट्रेवल करके पहुंचने में जो टाइम लगेगा t2। तो ये दोनों टाइम को जब आप ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि टोटल कितना टाइम लगेगा इस स्टोन को ड्रॉप करने के बाद में वहां पर स्प्लैश की साउंड सुनने में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ टावर कितनी है, 500 मीटर। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टू रीच स्टोन टू वाटर, सबसे पहले हम स्टोन जो नीचे पानी तक पहुंच रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है इसको देखते हैं। एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कौन सा फार्मूले से था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला, हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला था ना। जब यहाँ पर हम कोई पत्थर को आप इस रेस्ट पोजीशन से ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर एस क्या हो जाता है एच, और यू चूंकि जीरो हो जा रहा है इसलिए यू टी पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पर ए की जगह क्या काम करता है जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मोशन का फार्मूला था। तो इससे हम टी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 × 500/10 टी इक्वल टू √100 टाइम टू रीच स्टोन टू वाटर टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहला टाइम जो स्टोन को नीचे पानी तक पहुंचने में लगा वो 10 सेकेंड तो स्टोन को ही लग गए नीचे पहुंचने में। अब देखना है कि स्प्लैश क्रिएट होने के बाद स्प्लैश के साउंड को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपको पता है वही सेम टावर की जो हाइट है 500 मीटर। तो टाइम निकालिए, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 500/340। तो टाइम कितना लगा 1.47 सेकेंड। अब 1.47 सेकेंड टाइम लगा साउंड को ऊपर पहुंचने में और पत्थर को नीचे पहुंचने में 10 सेकेंड लगे थे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम फॉर हेयरिंग साउंड एट टॉप इक्वल टू 10 + 1.47, 11.47 सेकेंड। स्प्लैश
sound will be heard after 11.47 second from dropping the stone. स्टोन को छोड़ने के बाद में 11.47 सेकेंड्स लग जाएंगे इस साउंड को सुनने में। ठीक है, पत्थर नीचे जाएगा, टकराएगा, साउंड क्रिएट होगी, तो पत्थर जाने का टाइम प्लस साउंड को ऊपर आने का टाइम सब मिला करके 11.47 सेकेंड्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, a sound wave travels at a speed of 339 meter per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर ये बताना है कि ये ऑडिबल है कि नहीं। स्पीड दी हुई है 339 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 0.015 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। तो अब आपको लैम्डा पता है, वी पता है, एफ निकालना है। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट करने के बाद में जब एफ निकालेंगे तो 22,600 हर्ट्ज मीन्स 22.6 किलो हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज हमारी क्या है, 20 किलो हर्ट्ज तक ही। तो 20 किलो हर्ट्ज से ये ऊपर चला गया ना, तो ये ऑडिबल है कि नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 22.6 किलो हर्ट्ज एंड इट इज नॉट ऑडिबल। 20 हर्ट्ज से बियॉन्ड चला गया, इसलिए ये ऑडिबल नहीं होगी ये साउंड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस। रिवर्बरेशन क्या है, किसी खाली कमरे में या हॉल में या कंसर्ट हॉल में जहां पर कुछ नहीं है, आप कुछ बोलते हो तो देखते हो क्या होता है कि आवाज गूंजती है। ठीक है, साउंड रिफ्लेक्ट होकर के मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, उस वजह से वो आवाज गूंजने लगती है, इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। रिवर्बरेशन इज द persistence of sound in an enclosed space due to multiple reflection। जो कई सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, इधर दी वॉल से टकराई, फिर वापस आई, फिर वॉल से टकराई, और इन सब वजहों से क्या हो रहा है कि साउंड वेव जो है वो इतनी ज्यादा नॉइजी हो जा रही है, इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लेसिंग साउंड एब्जॉर्बेंट थिंग इन द हॉल, सम मेथड्स आर। इसके लिए हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं जिससे रिवर्बरेशन कम हो सकता है। कौन कौन से मेथड है, कवरिंग द सीलिंग एंड वॉल विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एकॉस्टिक पैनल्स आते हैं, इसके अलावा आप जो है सॉफ्ट पैनल्स कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें लगाने से क्या होगा, साउंड वॉल पे टकराने के बाद काफ़ी कुछ साउंड वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो रिवर्बरेशन कम हो जाएगा। कारपेट, फ्लोर पे कारपेट बिछा दीजिए, सॉफ्ट टॉयज, वॉल हैंगिंग लगा दीजिए। ठीक है, इन सब से भी साउंड वेव्स टकराने के बाद में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कर्टन्स लगा दीजिए, और जो खाली जगह हॉल में हो वहाँ कुछ कुशंस रख दीजिए, फर्नीचर्स रख दीजिए। मीन्स खाली हॉल होगा या खाली कमरा होगा तो वहाँ पर इस तरीके के साउंड्स रिवर्बरेशन क्रिएट होगा। अगर वो फील्ड है, भरा हुआ है, तो साउंड क्या है, ज़्यादातर साउंड इन्हीं चीज़ों से टकरा करके एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो रिवर्बरेशन कम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। Loudness is a physiological response of the ear to the intensity of sound। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, जो हमारा बॉडी, हमारा शरीर, जो हमारा शरीर का क्या है, कौन सा पार्ट है जो इस लाउडनेस को सेंस कर रहा है, ईयर। तो ये जैसा रिस्पॉन्स करेगा किसी साउंड के रिस्पेक्ट में, वही लाउडनेस कहलाएगा। बहुत सारी साउंड्स क्या हैं, मेरे लिए लाउड हैं, आपके लिए जो है म्यूजिक हो सकती है, और कुछ साउंड ऐसी हैं जो मेरे लिए म्यूजिक है, आपके लिए लाउड हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली कि इसको मेजर करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बट ये ईयर का रिस्पॉन्स है। द लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लेकिन अगर इसको हम देखें तो लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जो साउंड वेव है उसके एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता था, जो ये फ्रीक्वेंसी होती थी साउंड वेव, इसके मीन पोजीशन से इसकी हाइट, यही एम्पलीट्यूड कहलाता था। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव refers to the maximum displacement of particle in a medium from their rest position। या ये रेस्ट पोजीशन किसी पार्टिकल की है, ये इस साइड कितना गया, इस साइड कितना गया,
तो ये मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कह लीजिए या ये कह लीजिए, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते थे। In the context of sound wave, a higher amplitude correspond to a louder sound. जितना हायर एम्पलीट्यूड होगा उस साउंड को उतना ही लाउडर बोला जाएगा। और क्या रिलेशन है इसके बीच में? द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग साउंड। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा तो लाउडनेस 9 टाइम्स हो जाएगी। ओके, लाउडनेस क्या है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग? अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। कैसे? अल्ट्रासाउंड फॉर क्लीनिंग इन्वॉल्व जनरेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन. The waves create microscopic bubbles through a process called cavitation, and when these bubbles collapse, they produces shock waves that removes dirt and contaminants from the surface. Suppose ये एक कोई surface है, ठीक है? इस surface पे यहाँ बहुत सारा dirt और contamination है। इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने एक क्लीनिंग सोल्यूशन भर दिया, ठीक है? क्लीनिंग सोल्यूशन भरने के बाद में इस साउंड या इस क्लीनिंग सोल्यूशन में हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स मींस 20 किलोहर्ट्ज से भी ऊपर की जो साउंड वेव होती हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और ऐसी साउंड वेव्स क्या करेंगी? यहाँ पर छोटे 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 से बबल्स क्रिएट कर देंगी, ठीक है? और ये बबल्स इतनी तेजी से वाइब्रेट होंगे कि आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, टकराएंगे। जब टकराएंगे तो हैवी शॉक्स वेव्स क्रिएट होंगी, और ये वेव्स क्या है? नीचे डर्ट से टकराएंगी और उन डर्ट्स को क्लीन कर देंगे, ठीक है? तो ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस है इसको हम अल्ट्रासाउंड मेथड बोलते हैं, क्लीनिंग के लिए जो यूज किया जाता है। Explain how defect in a metal block can be detected using ultrasound. अल्ट्रासाउंड के थ्रू किसी मेटल ब्लॉक के अंदर डिटेक्ट कैसे किया जाता है एक डिफेक्ट? अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटेक्ट defect in a metal block by sending sound waves through the material. When the waves encounter a defect or irregularities such as a crack or void, they are reflected back. By analyzing the reflected wave, the location and characteristic of the defect can be identified, helping in non-destructive testing of the metal block. सपोज मेटल का एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है? ये एक बड़ा सा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर में यहाँ कोई एक डिफेक्ट आ गया है। डिफेक्ट मीन्स प्रॉपरली ये फील्ड नहीं है, यहाँ पर मेटल नहीं है, थोड़ा सा गैप आ गया है, क्रैक है, अंदर साइड में है, ऊपर से आपको कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इस मेटल के ब्लॉक को आप कहीं जा करके कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करेंगे तो ये क्या होगा? ये क्रैक धीरे 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 बढ़ सकता है और इसकी सरफेस तक फैल के इसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकता है। तो क्या होगा? जिस बिल्डिंग पे, जिस ब्रिज पे या जिस भी स्ट्रक्चर पे आपने इस मेटल ब्लॉक को यूज किया है, ये मेटल ब्लॉक आगे चल के वहां पर इस तरीके का क्रैक क्रिएट कर सकता है और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए कि इस ब्लॉक के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। पहला क्या है? इसको काट करके चेक कर लो, अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो वो तो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया ना। आपने मेटल ब्लॉक बनाया, उसको काट करके चेक किया तो वो तो बेकार हो गया। फिर आप उसको जोड़ोगे, फिर कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो हम कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं, ओके, जिसके थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम इन मेटल ब्लॉक्स के थ्रू पास करते हैं। पास करना मीन्स जब ये वेव्स मेटल पे क्रिएट होंगी तो ये वेव्स आगे की तरफ प्रोपोगेट होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और इस मेटल को पास कर जाएंगी, ठीक है? तो जितनी भी वेव्स क्रिएट होंगी वो सारी मेटल को पास कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी वेव्स की स्पीड जो मेटल में के अंदर स्पीड है वो सेम होगी। लेकिन जैसे ही बीच में कोई डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट्स आने के बाद में अल्ट्रासाउंड की वेव्स यहाँ पर जाने के बाद में डिफेक्ट से टकरा करके क्या हो जाएगा? यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस टाइप की इनको मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पर छोटा सा डिफेक्ट है तो वेव्स टकराने के बाद में रिटर्न हो जाएंगी और
इन वेव्स को ही जब हम अपने सेंसर के थ्रू रीड करेंगे कि जितनी वेव्स हमने भेजी, यहाँ डिटेक्टर लगे हुए हैं, ये वेव्स यहाँ आई, ये वेव यहाँ आई, ये वेव यहाँ नहीं आई, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। और जब इस साइड से आप डिटेक्ट करेंगे कि ये वेव कहीं से टकरा के वापस आ गई है, और उसकी स्पीड, उसके जो है टाइम के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी डिस्टेंस से वापस आई है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर पाएंगे कि मेटल ब्लॉक में कहाँ पर डिफेक्ट है। और इस बेसिस पे आप इस मेटल ब्लॉक को किसी बड़े स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे। आपको पहले ही पता है कि इसके अंदर डिफेक्ट है, ये आगे चल कर के डिफेक्ट बढ़ सकता है और स्ट्रक्चर को कोलैप्स भी कर सकता है। तो अल्ट्रासाउंड मेथड यूज किया जाता है किसी भी मेटल ब्लॉक के डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लास 9 फिजिक्स के आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।